आप सोच कर देखो देश की उस समय क्या हालत होगी जब देश के पास सिर्फ 2 हफ्तों के ट्रेड के पैसे बचे हो और लगातार सरकार इंटरनेशनल बैंक से बोरो कर रही हो, यहाँ तक कि देश के सोने को भी गिरवी रखने की नौबत आ गई। बिल्कुल यही सिचुएशन था इंडिया का 1980s से 1990s के दौरान, जिससे उभरने के लिए लाए गए ये पावरफुल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसको कहा जाता है इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991। और आज जब हम कहते हैं कि जापान को पीछे छोड़कर हम वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुके हैं, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं 1991 में किए गए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एक अहम रोल है, जिसको आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। 1947 की आजादी के बाद हमारा देश एक क्लोज इकोनॉमी था और हमारे देश ने सोशलिस्ट मॉडल फॉलो किया, जिसमें हर छोटी बड़ी इंडस्ट्रीज को इंपोर्ट एक्सपोर्ट इवन मैन्युफैक्चरिंग के लिए सरकार से लाइसेंस लेना पड़ता था और मल्टीपल अप्रूवल्स लेने पड़ते थे, जिसको लाइसेंस राज भी कहा जाता था। प्राइवेट सेक्टर का डेवलपमेंट और बिजनेस का एक्सपेंशन इन्हीं ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप में फंसकर रह जाता था और उस टाइम पे इंपोर्ट टैरिफ भी काफी हाई था। हमारे देश के द्वारा 300% तक का इंपोर्ट टैरिफ लगाया जाता था बाहर से इंडिया में आने वाली गुड्स पर, जिससे कि देसी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सके। टैरिफ हाई होने का नुकसान ये था कि मार्केट में कंपटीशन बहुत कम देखने को मिलता था, जिसके वजह से फॉरेन गुड्स के प्राइसेस हाई होते थे और क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती थी। और भारत उस टाइम पे मोस्टली रॉ मटेरियल ही एक्सपोर्ट करता था, क्योंकि फिनिश गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग कम थी और एक्सपोर्ट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक नहीं था। ज्यादातर फिनिश गुड्स इंपोर्ट किए जाते थे बाहर से। मेजॉरिटी इंडस्ट्रीज पीएसयू के अंडर थी, यानी कि ज्यादातर कंपनियां सरकार के द्वारा चलाई जा रही थी और सरकारी बैंक जो लोन प्रोवाइड करते थे उनका पेमेंट बैक भी नहीं मिल पाता था, यानी कि सीधा सीधा कहे तो लोग डिफॉल्ट कर रहे थे। कम इनकम और ज्यादा एक्सपेंडिचर होने की वजह से फिस्कल डेफिसिट बढ़कर जीडीपी का 8% से भी ज्यादा हो गया था, जो कि एक्सट्रीमली हाई माना जाता है। और गवर्नमेंट अपना खर्चा पूरा करने के लिए लगातार इंटरनेशनल बैंक से बोरो कर रही थी। यहाँ तक कि 1991 में देश के 47 टन से भी ज्यादा सोना को गिरवी रखना पड़ा था आईएमएफ से लोन लेने के लिए। और फिर इसी दौरान 1990 में गल्फ वॉर भी देखने को मिला, जो कि ईरान और कुवैत के कन्फ्लिक्ट से स्टार्ट हुआ था, जिसकी वजह से क्रूड ऑयल के दाम तेजी से बढ़ने लगे थे। और क्योंकि इंडिया 80% से भी ज्यादा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था, तो इंपोर्ट किए जाने वाले खर्चे ऑलमोस्ट डबल हो गए और जून 1991 तक इंडिया के पास सिर्फ $1.2 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचा था, जो कि 2 हफ्तों के इंपोर्ट के लिए काफी था। अभी तक कुछ पता नहीं चल पा रहा था कि देश की इकोनॉमी को बचाने के लिए क्या किया जा सके। और फिर जून 1991 में इलेक्शन हुआ और नई सरकार बनी और इस कहानी ने यहीं से एक नया मोड़ लिया। कांग्रेस पार्टी इस इलेक्शन को जीत करके सरकार बनाती है, पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर। और यही वो साल था जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किया। इस रिफॉर्म्स में मेनली 3 चीजों पर फोकस किया: एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन की बात करें तो इसमें सबसे पहले लाइसेंस राज को हटाया गया, जिसमें सरकार से मल्टीपल अप्रूवल्स लेने पड़ते थे प्राइवेट कंपनीज को अपना बिजनेस एक्सपेंशन के लिए, नए प्रोडक्ट बनाने के लिए, जिससे कि उनका ग्रोथ नहीं हो पाता था। लाइसेंस राज हटाने के बाद अब प्राइवेट कंपनीज को उनकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए सरकार की मल्टीपल अप्रूवल्स या फिर लाइसेंस की जरूरत नहीं थी और फॉरेन कंपनीज को भी इंडिया में इन्वेस्ट करने की परमिशन मिलने लगी। कोका कोला, पेप्सी, हुंडई जैसी बड़ी कंपनीज खुलकर मार्केट में आने लगी। दूसरा है प्राइवेटाइजेशन, जिसमें ज्यादातर कंपनियां पब्लिक सेक्टर के अंडर थी, यानी कि सरकार के अंडर थी, तो सरकार ने उसमें अपना स्टेक कम करना शुरू कर दिया और प्राइवेट मैनेजमेंट को बढ़ावा देना स्टार्ट किया, क्योंकि पब्लिक सेक्टर की ज्यादातर कंपनियां लॉस में चल रही थी। तीसरा है ग्लोबलाइजेशन, इसमें भारत के मार्केट को फॉरेन मार्केट से जोड़ा गया, यानी कि एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अप्रूव किया, जिससे कि नए प्रोडक्ट, नई टेक्नोलॉजी भारत में आए। इंपोर्ट टैरिफ जो कि 300% तक लगाया जाता था, उसको कम करके धीरे धीरे 50% तक लाया गया कुछ ही सालों में, जिससे कि मार्केट में कंपटीशन बढ़ा, साथ ही कंज्यूमर को बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सस्ते दाम पर मिलने लगे। इसमें एक्सपोर्ट को भी पुश किया और स्पेशल एक्सपोर्ट जोन्स बनाए, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर हो सके इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए और कम से कम ड्यूटी पर रॉ मटेरियल्स को इंपोर्ट किया जा सके और फिनिश्ड गुड्स एक्सपोर्ट हो सके, जिससे कि इंडियन प्रोडक्ट सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट में कम्पिटिटिव बने। लेकिन इसमें एक बोल्ड और क्रूशियल डिसीजन भी था, रुपी का डिवैल्यूएशन, यानी कि रुपी की वैल्यू कम कर दी गई थी, जिसकी वजह से चीजें महंगी हो गई थी और महंगाई स्टार्टिंग में 13 से 14% तक बढ़ गई थी, लेकिन धीरे धीरे इसको भी कंट्रोल कर लिया गया। इन रिफॉर्म्स का डेफिनेटली फायदा हुआ। रिफॉर्म के बाद पहले 2 सालों में ही इंप्रूवमेंट देखने को मिला, जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीज हुआ और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो कि सिर्फ 2 हफ्तों का बचा था, उसमें भी इंप्रूवमेंट आया। आईटी और सर्विस सेक्टर में भी बूम देखने को मिला। टीसीएस, विप्रो और इंफोसिस जैसी इंडियन कंपनीज ने ग्लोबल मार्केट में अपनी जगह बनाई। बेंगलोर और हैदराबाद को आईटी हब के नाम से पहचाना जाने लगा। इंडिया के पॉवर्टी रेशियो में भी गिरावट आई। 1990 के दौरान पॉपुलेशन का लगभग 45% गरीबी रेखा के नीचे था,
लेकिन 2011 से 2012 तक ये नंबर गिरकर 22% तक आ गया। यानी कि दोस्तों 1991 के रिफॉर्म से सिर्फ इंडिया के इकोनॉमी के नंबर्स नहीं बदले, बल्कि इससे लोगों का लाइफ स्टाइल भी इंप्रूव हुआ और दुनिया भर में इंडिया की एक अलग पहचान बनी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आने वाले और भी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करके शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।